अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान राना सलमान। आज हम पहुँचे हैं रेस्क्यू 1122 के दफ्तर और दिखाएंगे यहाँ के हालात के और इक्विपमेंट्स के वो लोगों के किस तरह काम आती हैं और ये किस तरीके से अवामी कॉल्स का रिस्पॉन्ड करते हैं बनाम सरकार। जी तो नाज़रीन, हम इस वक्त आ चुके हैं रेस्क्यू के दफ्तर और आपको दिखाते हैं कि जी एम्बुलेंसेस किस तरीके से इक्विप्ड होती हैं, एम्बुलेंसेस में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, क्योंकि स्टेट ऑफ द आर्ट एम्बुलेंसेस जो हैं वो हमारे रेस्क्यू के पास हैं और पूरी दुनिया में इनकी एक मिसाल समझ लें कि इन्होंने कायम की हुई है कि जो चीज़ें बाहर मुल्कों में जदीद एम्बुलेंसेस में मौजूद होती हैं वही यहाँ पर मौजूद हैं। आज आपको दिखाते हैं कि आएँ अब ये किस तरीके से और ये देखें जी, ये है इस वक्त फुली इक्विप्ड एम्बुलेंस और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तमाम किस्म के जो टूल्स हैं वो भी मौजूद हैं। ये लाइफ सेविंग जैकेट्स टाइप मौजूद हैं। सर ज़रा ये बताइएगा कि कौन कौन से टूल्स हैं और क्या क्या उनका काम है। असल में हमारे पास ये जो एम्बुलेंस है ये वेंटिलेटर इसमें मौजूद है। वेंटिलेटर भी मौजूद है? जी सर, इसमें वेंटिलेटर भी मौजूद है। ऐसे पेशेंट जो कि मसनूई सांस जिनको दिया जाता है, खुद से सांस नहीं ले पाते, उनको शिफ्ट करना हो, जब हमने किसी एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल, जैसे मुल्तान से हम लाहौर भी शिफ्ट करना चाहते हैं, इस्लामाबाद किसी टर्शी केयर सेटअप पे शिफ्ट करना चाहते हैं, तो उस वक्त भी हम लोग ये एम्बुलेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर मैकेनिकल वेंटिलेटर मौजूद है जिसके साथ पेशेंट को हम मसनूई सांस देते हुए एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल शिफ्ट कर लेते हैं। ऐसे ही जब हम पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालते हैं, हमें पेशेंट की कार्डिक वैल्यूएशन चाहिए होती है कि पेशेंट की कार्डिक सूरत हाल क्या है, पेशेंट के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कितने वर्क कर रहे हैं। उसके लिए हमने ना कार्डिक मोनीटर साथ में ना मौजूद है हमारे पास, वो इंस्टॉल किया हुआ है। तो कार्डिक मोनीटर को हम मतलब पेशेंट को अटैच कर देते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली हमें ये होता है कि पेशेंट को हम रास्ते में असेस करते रहते हैं कि पेशेंट की मौजूदा कार्डिक सूरत हाल क्या है। ऐसे पेशेंट जो कि सांस तो ले रहे होते हैं लेकिन सही तरह से प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहे होते, तो उनको मेडिसिन की ज़रूरत होती है जो कि हम नेबुलाइज़र के ज़रिए देते हैं। वो भी हमारे पास नेबुलाइज़र मौजूद है और उसके अलावा बीपी ऑपरेटर्स भी, स्टेथ भी, वो भी मौजूद है जिनके साथ रास्ते में मॉनिटरिंग करते जाते हैं। ग्लूकोमीटर भी हमारे पास मौजूद है और सक्शन मशीन भी हमारे पास मौजूद है। रास्ते में सक्शन मशीन भी आपके पास मौजूद है? जी। अच्छा, इसके साथ हम देख रहे हैं फर्स्ट एड किट भी आपके पास पड़ी हुई है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, फर्स्ट एड किट इसमें ऑलरेडी इसमें भी मौजूद है। और जो पेशेंट हमारे पास ये होते हैं जिनको घर में जाकर हमने फर्स्ट एड देनी है, तो हमारे पास पोर्टेबल अलग से भी है। अच्छा, पोर्टेबल अलग से? जी, इसके अंदर भी मतलब हमने मुकम्मल ड्रेसिंग का सामान हो गया, फर्स्ट एड का सामान, IV फ्लूइड, IV लाइंस और उसके अलावा जो जितना भी फर्स्ट एड का सामान है वो हम इसके अंदर साथ में पेशेंट के पास जब जाते हैं, पेशेंट के पास एज ए फर्स्ट रिस्पॉन्डर, तो हम वहाँ पे ये साथ लेके जाते होते हैं। अच्छा, ये जो सामने मीटर लगा हुआ है हमने हॉस्पिटल्स में भी देखा, ये आपकी क्या वो जो हार्ट बीट रेट वगैरह बताता है, ये वो मीटर है? इसमें तकरीबन ये हमारे 5 पैरामीटर्स आ रहे होते हैं। इसमें हमने BP भी चेक कर लेते हैं, पल्स भी चेक कर लेते हैं, इसमें हमारी सैचुरेशन जो कि खून के अंदर ऑक्सीजन का तनासुब होता है उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। और उसके अलावा जो कार्डिक रिदम है, कार्डिक एक्टिविटी, हम उसको भी देखते हैं। जैसे खुदा ना खास्ता अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है, MI हो रहा है, तो उसकी रीडिंग यहाँ पे आ जाती है, तो एक कंसल्टेंट या डॉक्टर हमारे लिए हम फर्दर उसकी मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन टैंक है, ये हमारे पास ना, इसको हम कहते होते हैं हमारे यूटिलिटी पैनल है। यूटिलिटी पैनल में ये होता है कि यहाँ की बिजली की सप्लाई, ईच एंड एवरीथिंग, सुई गैस कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन है, हमारी ऑक्सीजन, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हमारी यूटिलिटी उसमें आ जाती है। ओके, हो गया जी। ये है जी तमाम किस्म के इक्विपमेंट्स यहाँ पर आप ये देख रहे हैं। ये फुली इक्विप्ड एक एम्बुलेंस है जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इस वक्त मौजूद है। और आप ये देख रहे हैं कि मेरे हिसाब से जो मैं देख रहा हूँ, मैंने आज तक ऐसी एम्बुलेंस नहीं देखी कि जो एम्बुलेंस इस तरह की हो। और पूरी दुनिया के अंदर इसी जदीद तर्ज पर ही एम्बुलेंसेस जो हैं वो बनाई जाती हैं। अभी मज़ीद आपको कंट्रोल रूम में लेके चलते हैं और दिखाएंगे कि कंट्रोल रूम कैसा होता है, क्योंकि जहाँ पर आप लोग कॉल्स करते हैं वो कॉल्स रिसीव करने वाले कौन हैं, वो किस तरीके से आपको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं और व्हीकल्स की मॉनिटरिंग किस तरह और होती है। रहिए हमारे साथ। जी तो नाज़रीन, अब हम इस वक्त आ चुके हैं रेस्क्यू के दफ्तर के अंदर और दफ्तर के अंदर आते ही हम आपको उस जगह पर लेकर चलते हैं जहाँ पर आप 1122 को कॉल करते हैं। और जब 1122 को कॉल की जाती है और लोग जो आपसे मुखातिब हो रहे होते हैं और फिर एम्बुलेंस के ऊपर जो ऑफिसर होता है उससे जो रब्ता करा रहे होते हैं, उनको दिखाते हैं कि वो किस तरीके से रब्ता कराते हैं और उनके पास कॉल्स किस तरह मौसूल होती हैं, उसे कहलाते हैं कंट्रोल रूम। अब कंट्रोल रूम की तरफ चलते हैं और कंट्रोल रूम में आपको दिखाते हैं कि कंट्रोल रूम के हालात क्या हैं। जी तो अब हम आ चुके हैं कंट्रोल रूम के अंदर और ये आपको जो मेरे अकब में कंप्यूटर्स नज़र आ रहे हैं, ये कंप्यूटर्स नहीं बल्कि ये लाइव कॉल्स रिसीवर्स हैं, या
आपके जो 1122 पर कॉल्स आती हैं वो यहाँ पर रिसीव होती हैं, और यही वो हमारे भाई और बहनें बैठी हुई हैं यहाँ पर जो कि आपकी कॉल्स को सुनते हैं और फिर आगे फॉरवर्ड करते हैं, जो कि फ़र्स्ट नियरेस्ट जो आपका इमरजेंसी ऑफिसर मौजूद होता है। तो इस पर बात करने के लिए यहाँ के जो इंचार्ज हैं मेरे साथ, अरशद साहब, वो मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल चाल है अरशद साहब? अल्लाह का शुक्र है सर, दुआ। अच्छा अरशद साहब, ये बताइएगा कि कंट्रोल रूम, जी जी, इसे कंट्रोल रूम क्यों कहा जाता है और यहाँ पर बेसिकली काम क्या क्या होता है? बेसिकली ये हमारा ब्रेन है, जैसे कंट्रोल रूम होता है ना, ये रेस्क्यू का ब्रेन है। पहली कॉल हमारे पर रिसीव होती है, फिर हमने टाइमली उस पर डिसीजन लेना होता है, करीबली कहाँ से गाड़ी जो जल्द से जल्द वहाँ पे पहुँच सके, रिस्पॉन्ड कर सके, ताकि हम जो कीमती जाने हैं उनको बचा सकें और टाइमली उनको फर्स्ट एड करके उसके बाद शिफ्टिंग करके उसको हॉस्पिटल पहुँचा दें। अच्छा ये बताएं कि जब कॉल आती है तो ये तो समझ आ गई कि कॉल आ गई, आपको वो इलाके का नाम भी बताएगा। अब आपको ये किस तरह पता चलेगा कि नियरेस्ट व्हीकल कौन सी फिर रही है या नियरेस्ट ऑफिसर हमारा कौन सा? वो हम फिर लाइव ट्रैकिंग पे मौजूद होते हैं, वो जो हमें लोकेशन बताता है ना, हम स्टेशन वाइज चेक कर लेते हैं कि हमारी ये व्हीकल कौन सी इसके करीब तरीन है। वो हम फिर उस पर उसको पिन पॉइंट को बढ़ाते जाते हैं, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, जितनी भी जो करीब तरीन एम्बुलेंस या हमारी बाइक करीबी जो रिसोर्स हमारा अवेलेबल होता है उसको हम डिस्पैच करते हैं टाइमली, ताकि वो पहुँच के फर्स्ट एड करे, उसके बाद एम्बुलेंस भी हम वहाँ पे डिस्पैच कर देते हैं। तो ज़रा अब ये ज़रा मुझे बताइएगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा होता है और किस तरीके से जो है ये चीज़ें चल रही होती हैं। अच्छा ये डैशबोर्ड है आपका? ये हमारा डैशबोर्ड है। यहाँ पे अभी ये टोटल अभी शो हो रहा है कि 185 इमरजेंसीज हमारे पास हम डील कर चुके हैं। ओके, ये कॉल्स आई हैं अभी? जी, हमारे पास जो कॉल्स तो ज़्यादा आई हैं। अच्छा, उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ कॉल जो हमारा ये डैशबोर्ड है। अच्छा, कॉल्स का ये डैशबोर्ड है। इस पे ये 134 इमरजेंसी ये वाली जो है, ये 134 इमरजेंसी यहाँ पे शो कर रहा है, ये वाला सर 134 टोटल कॉल्स आ चुकी हैं, जिसमें से 734, जिसमें से इमरजेंसीज की कॉल्स जो थी वो 204 थी, 207 और जो पेशेंट रेफरल सर्विस जो है, जो एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल मेन में डॉक्टर रेफ़र कर देते हैं पेशेंट को, तो वो हमने 12 डील किए हैं। अदर्स कॉल जो थी जिसमें वो डिस्टर्बिंग हो सकती है, अदर फेक कॉल्स हो सकती हैं, वो हमारे पास 5 से 5 रिसीव हुए हैं। और इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं? भैया वक्त हम नाइट में तकरीबन 10 लोग होते हैं, जो मॉर्निंग और इवनिंग है उसमें 8-8 लोग होते हैं। उसमें 8-8 लोग होते हैं। ओके, ऑन कॉल अभी हमारा ये शो कर रहा है कि हमारे पास टोटल व्हीकल्स जो मुल्तान में वर्किंग में हैं वो 186 हैं। ओके, 37 एम्बुलेंसेज हैं, 21 जो है फायर और रेस्क्यू व्हीकल्स हैं, उसमें इंक्लूडिंग 3 रेस्क्यू व्हीकल्स भी हैं। टोटल 100 बाइक्स हैं हमारे पास, स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स भी हैं। जो बाज़-औक़ात ऐसा कोई एक्सीडेंट हो जाता है जहाँ पे लोग फंसे हुए होते हैं तो वो काट के उसको निकालना पड़ता है, रेस्क्यू व्हीकल कहते हैं उसको, या कुएं के अंदर कुछ लोग होते हैं तो उसको निकालने के लिए वो जो स्पेशल व्हीकल यूज़ होती है उसको रेस्क्यू व्हीकल कहते हैं। और ऑफ शिफ्ट पे हैं, जो अगली शिफ्ट में आने वाले हैं वो 296 होंगे। डे ऑफ 50 लोगों के हैं, जो छुट्टी पे हैं वो डे ऑफ, लीव पर जो है वो 9 है, और इनएक्टिव जो छोड़ के चले गए हैं या उनका अभी कोई हमें क्लियरेंस नहीं है तो वो 12 लोग हैं। ठीक है, ये है जी आपके सामने पूरा डैशबोर्ड। और अब आए जी आपको ये दिखाते हैं। अब ये देखें, ये इस वक्त आपके कॉल आई हुई है और ये कॉल के ऊपर ये रेड एरिया जो आपको नज़र आ रहा है वो रेफर होता है। वो ड्यूरिंग ना डॉक्टर जैसे कॉल करते हैं उसके मुताबिक फिर एम्बुलेंस मूव करवा दी जाती है सर। ये जी अभी आपने जो रेड एरिया देखा है ये बताता है कि नियरेस्ट एम्बुलेंस या वो कॉल करने वाला जो है वो किधर है। ये लाइव ट्रैकिंग हो रही है हमारी गाड़ियों की। ये लाइव ट्रैकिंग हो रही है। इस वक्त जो सोर्स हमारा मूवमेंट में है, जो रेड कलर की हैं वो एक्नॉलेज कर चुके हैं, इमरजेंसी हमने उनको डिलीवर की हैं, वो एक्नॉलेज कर चुके हैं। जो आपको येलो नज़र आ रही है ये अवेलेबल है, ये अवेलेबल है। ओके, नेक्स्ट इमरजेंसी के लिए ये अवेलेबल हैं। हम इनको जब भी कॉल देंगे ये उसको पिक करेंगे मूवमेंट में। और जब ये अपने पॉइंट पे जहाँ हमने भेजी है वहाँ पहुँचेगी वो उसको ऑन लोकेशन करेगा तो ग्रीन कलर हो जाएगा। ओके हो गया जी। ये देखें जी, इसमें मोटरसाइकिलें भी नज़र आ रही हैं, फायर ब्रिगेड्स भी नज़र आ रही हैं, और उसी के साथ साथ हमें एम्बुलेंसेस जो हैं वो भी यहाँ पर नज़र आ रही हैं। अच्छा, इसी के साथ साथ अब हम आपको वो दिखा रहे थे कि वो किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो कॉल्स जो हैं वो रिसीव हो रही हैं, यहाँ पर ये पूरे रिसीवर्स बैठे हुए हैं, और हमारे साथ एक फ़ीमेल भी मौजूद हैं कि यहाँ पर फ़ीमेल जो हैं वो भी कॉल्स को रिसीव करती हैं। तो अभी इसके बाद बाहर चलेंगे और आपको दिखाएंगे
कि एमरजेंसी की सिचुएशंस में कौन कौन से इक्विपमेंट्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, और आवाम जो है वो भी यहाँ पर आकर जो है वो सर्टिफिकेट्स भी ले सकती है, ज़ाहिर सी बात है फ़र्स्ट एड सीखने के, जो हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। और उसी के लिहाज से उन लोगों से भी बात करेंगे कि जो यहाँ पर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं उनके रोल्स क्या हैं और वो किस तरीके से काम करती हैं। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। रेस्क्यू जो है वो आप लोगों को जिस तरीके से महफूज मकामात तक पहुंचाती है, लाइक आपके हॉस्पिटल्स या आपके किसी भी एक एमरजेंसी सिचुएशन से निकाल कर किसी एक ऐसे मकाम पर जहां पर आप सेफ़ रह सकें, तो वहीं पर ही हम देखते हैं कि इक्विपमेंट्स बहुत ज़रूरी होती हैं, और इक्विपमेंट्स के साथ साथ उनकी ट्रेनिंग्स भी बहुत ज़रूरी होती है। तो इस वक्त बच्चे जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रेनिंग्स ले रहे हैं इसी हवाले से कि लाइफ को अगर सेव करना हो एमरजेंसी सिचुएशंस में तो वो किस तरीके से सेव किया जा सकता है। तो ऑन द स्पॉट एमरजेंसी सिचुएशन में हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि हम इन चीज़ों को सीखें ताकि उस बंदे की जान जो है जब तक रेस्क्यू नहीं आती तब तक जो है वो बचाई जा सके। ये बताएंगे, अब ये जो स्टूडेंट्स हैं इन्हें ट्रेनिंग कौन दे रहे हैं? ये जी, इनको हम अवेयरनेस देंगे, हमारे जो नौजवान मौजूद हैं इनको अवेयरनेस दी जाएगी। ये सारे जो हैं स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं, ये वॉलंटियर्स के पास तो ज़ाहिर हम उनको नहीं अलाउ कर सकते, लेकिन अंडर सुपरविजन जो है वो रेस्क्यू का साथ दे सकते हैं, जो भी उनको असाइन की जाए। मैं इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है जी? आपका नाम? शुएब ताहिर। शुएब साहब, ये बताएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं और इनका काम क्या क्या है, ज़रा ये बताइएगा। ये एयर लिफ्टिंग बैग है, किसी भी यानी कि बिल्डिंग कोलैप्स हो गया, मेजर बिल्डिंग, इसे ज़रा काम ऑपरेट तो करके दिखाएं, ये किस तरीके से ऑपरेट करती है और क्या होता है इसका फ़र्क? इसमें एयर होती है 300 तक। ये कोई भी एयर है, ये ऑक्सीजन एयर या कोई भी ओपन एयर जो हमारे? हाँ, ओपन एयर है, ये कुछ स्पेशल नहीं है, ओपन एयर ही है। इसको ऑपरेट करते हैं 10 बार तक इसका जो है ना प्रेशर जाता है, लेकिन हमने इसको यानी कि इसको लिफ्ट करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होगा वो मिनिमम हमने रखना है, ताकि वो हम जो रिक्वायर्ड हमें जो ज़रूरत है उसको हम पूरा कर सकें। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव है, ये माइनस है। इसको हम जब पॉजिटिव करेंगे तो ये एयर लिफ्ट 9 इंच तक ये ऊपर, अच्छा 9 इंच तक? 9 इंच तक, 9 से 11 इंच तक ये खुल सकता है, यानी कि खुल जाएगा। तकरीबन इसमें 5 टन 7 टन वज़न तक हम इससे उठा सकते हैं, लेकिन इस पे एज नहीं लगना चाहिए जो इसकी सेफ्टी के लिए है। इसके ऊपर हम और नीचे एक शीट रखते हैं, ठोस लकड़ी की हो जाए जैसे, ताकि वो इस कोई भी यानी कि कोई चीज़ इसको डैमेज ना करे इसकी बॉडी को। ये हम मोस्टली कन्फाइंड स्पेस में, ऐसी जगह जहाँ सांस लेना मुश्किल हो, फायर केसेस में कन्फाइंड स्पेस में यूज़ करते हैं, ताकि हम वहाँ एंट्री करके जो अपना मौजूदा हदफ है, जो अंदर बॉडी है, जो विक्टिम है, उसको हम निकाल सकें, चाहे वो अलाइव है या डेड है, दोनों सूरत में इसको। अच्छा, यानी ये अच्छा, ये इसमें भी फ्रेश एयर होती है जी, इसमें फ्रेश एयर होती है, इसमें भी जैसे वो है। तो फिर ये नहीं, फिर ये किस तरीके से वर्क करता है? जब एक इसमें फेस मास्क होता है, इसको हम चेहरे पे लगाते हैं। ठीक हो गया। ठीक है, इसके ज़रिए हम सांस लेते हैं। ओके। ये इसका सांस लेने का सिस्टम है। ओके ओके, ठीक है जी, सही। ये इसका स्टॉप वाल्व है। ओके हो गया, यानी कि ये आपकी जो सांस है वो फैन के, ओके, ये हम एंट्री करते हैं तो इसमें तो ऑक्सीजन होनी चाहिए ना? जी जी, ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन वही मतलब एयर होती है, कुछ स्पेशल ठीक कुछ है, नहीं। ठीक। और इसके बाद ये कटर किस चीज़ का? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई कंक्रीट कटर कहते हैं। अच्छा, कंक्रीट कटर है ये? मैं समझा शायद कोई वो दरख्त वगैरह काटने के लिए। वो हमारे पास ये मल्टीपर्पज़ होता है हमारे पास, दोनों में हम यूज़ कर सकते हैं। ब्लेड चेंज होता है इसका, अच्छा, दूसरा ब्लेड लगाएंगे तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये कंक्रीट को काट के जो मतलब कहीं रास्ते में रुकावट बन जाता है, कोई या छोटी मोटी जगह नहीं, बिल्डिंग्स कोलैप्स कर जाती हैं, बिल्डिंग होना, ये बिल्डिंग कोलैप्स में यूज़ होता है मोस्टली। अच्छा, ठीक है। बाकी लेकिन छोटी जगहों पे जैसे कोई दफातर में कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं बिल्डिंग कोलैप्स के बाद, या कुछ हटाने के लिए, उसमें कंक्रीट को काटने के लिए इस्तेमाल होता है लेंटर। अच्छा अच्छा, फिर इसका ये आ जाता है। ये हमारा कम्बी टूल है, ये बहुत स्पेशल टूल है। ये क्या चीज़ होती है? ये इसका जो मेथड है, इसको हम जैसे सर ने पहले बताया हमें, तो गाड़ी का गेट
काटना पड़ जाए, कोई मेजर क्लैप्स हो जाता है, गाड़ियों का आपस में एक्सीडेंट हो जाता है, यानी कोई सांस ले रहा हो, कोई सांस ले रहा हो है, रही हो, कुछ भी वाइब्रेशन होगी तो वो उस सेंसर पे उस पॉइंट पे बताएगा भाई इस पॉइंट पे इशू आ रहा है, यानी फिर आप वहीं पे खुदाई करके फिर हम वहाँ पे उस लोकेशन को ट्रेस करते हैं। ओके हो गया, ओके हो गया। ये तो हो गई ये चीज़। और ये फिर एक ये स्पेशल हियरिंग टूल है, ये इसी का माइक है। हेडफोन है, ठीक है जी, स्पेशल किस्म का हेडफोन जी है जी ये। जी, जो इसके साथ अटैच करके हम अपना ठीक है, ठीक लगा है, के ओके हो गया, उसको सुनते हैं। ओके हो गया। बाकी इसके अपने ये बैटरीज हैं, ये यानी स्पाइस ये बड़ी जदीद किस्म की चीज़ है। ये हमारा तुर्की के अंदर जैसे अभी लास्ट टाइम हुआ था, यानी कि बिल्डिंग वो हुआ था, ज़िलज़ला वगैरह आया था, तो फॉरेन कंट्रीज़ में भी हमारा ये टूल इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। यानी कि ये इंटरनेशनल टूल है जी, इंटरनेशनल टूल है हमारा ये ठीक हो गया। और ये सर्च कैम है, ये भी उसी बिल्डिंग क्लैब्स के अंदर, मतलब हमने इस गन का यूज़ करना होता है। ये कैमरा कौन सा है जी इनमें से? ओके, मसलन अभी बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, दीवारें हैं, इसके अंदर हम करेंगे सुराख, सुराख करके इस कैम को अंदर दाखिल कर लेंगे। अच्छा ये कैमरा है? हाँ जी, हाँ जी, ओके ओके, ये हमारा कैम है, ये आके हम इसको खोल भी सकते हैं। अच्छा, इसे जितना मर्जी एक्सटेंड भी कर दें? एक्सटेंडेबल है। अगर मतलब आप टॉप पे खड़े हैं तो नीचे आपने इसको वायर के ज़रिए ओपन नीचे भेज दें। अच्छा, आजकल जो बिल्कुल पतले कैमरास भी आ रहे हैं वो भी इस्तेमाल होते हैं अपने पास, वो बारीक से तार के अंदर ही वो भी यूज़ होते हैं, लेकिन वो यही तार होती है, ये आगे अलहदा इसमें तार होती है, वो ब्रेक को जो आप कह रहे हैं वो एक वायर के ज़रिए नीचे चला जाता है। ठीक हो गया। उसके ज़रिए फिर ये इसका डिस्प्ले है, उसके पे हम इसको सारा देख रहे होते हैं, अंदर क्या पोजीशन है। ओके हो गया, बिल्कुल। चलो जी। और ये फिर आगे ये क्या चीज़ है? अच्छा, उसी का ही हिस्सा है। हाँ जी। जी, तो नाज़रीन आपने देखा है कि बड़ी डिटेल से हमने जो ये चीज़ें हैं उनको विज़िट किया, इनके इक्विपमेंट्स को दिखाया है कि कौन कौन सा इक्विपमेंट जो है वो किस किस तरह काम करता है। अब ज़रा इन बच्चों से बात करेंगे कि ये वॉलंटियर बच्चे जो हैं ये कितना कुछ सीख पाए हैं और क्या कुछ सीख पाए हैं। तो भाई कैसे हैं आप? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये बताएं, अभी बातचीत हो रही थी CPR की। जी जी। CPR क्या चीज़ होती है? कार्डियो पल्मोनरी रेसिसिकेशन। इससे होता क्या है? इससे हम बेसिकली पेशेंट को जब डेथ के बिल्कुल नियर होता है तो उसे वापस करने के लिए, उसे वापस जान उसमें जान डालने के लिए ये। अच्छा, तो ये बताओ कि कितने दिनों में ये चीज़ तुमने सीख ली यहाँ पर? हमें वैसे तो यहाँ पे 2 मंथ हो गए, लेकिन ये हमें 3 डेज़ 4 डेज़ के अंदर इन्होंने प्रैक्टिकल कर, यानी कि अब इतना, यानी कि तुम सीख चुके हो कि अगर हम अपनी कम्युनिटी में हम अपना हेल्प कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये बहुत अच्छी बात है जी। दोस्त, आपने क्या चीज़ सीखी यहाँ पर अभी? हमने कैटरे की ट्रेनिंग ली है, फर्स्ट एड है, कैटरे, CPR वगैरह। और कहीं अगर कोई बिल्डिंग जो है वो अगर गिर जाती है तो वो वहाँ पे मरीज़ों को जो है वो कैसे निकाला जाता है पेशेंट को। और इसके अलावा जैसे आजकल जो है वो फ्लड का वो बहुत इशू बना हुआ है पाकिस्तान में, तो वहाँ से मरीज जो है वो हम लोगों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे मुंतकिल कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास कौन सा सामान होना चाहिए उनको शिफ्ट करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। यानी कि अब आप इमरजेंसी सिचुएशंस में इजीली हैंडल कर सकते हैं। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि ये होना चाहिए, क्या ये हम सबको सीखना चाहिए बल्कि मैं ये कहूँगा कि ये स्कूलों के अंदर भी होना चाहिए, ताकि बच्चों को जो है वो स्कूलों से ही तमाम को तालीम दी जाए। बच्चों से बात करते हैं। बच्चों, क्या हाल है आपके? ठीक हैं आप? वालेकुम सलाम। अच्छा बेटा, मुझे ये बताएं कि कितने अरसे से यहाँ पे कोर्स सीख रही हैं आप? मुझे 2 मंथ हो गए। 2 मंथ हो गए। और आपको? 2 मंथ हो गए। 2 मंथ। अच्छा, ये बताएंगे क्या कुछ सीखा है यहाँ पर? यहाँ पे हमने बहुत कुछ सीखा है। सबसे पहले हमने सीखा है कि CPR कैसे किया जाता है, और अगर रोड एक्सीडेंट हो जाता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, तो हमने सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग को रोकना है। उसके बाद हमने सीखा है कि आजकल जैसे सैलाब आया हुआ है पाकिस्तान में, तो लोग परेशान हैं, हमारी जायदाद, ज़मीन वगैरह, फसलें सब तबाह हो गई हैं। तो हमने सीखा है कि उनकी लाइफ को कैसे सेव किया जाएगा। उनको एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाएंगे। और सबसे अहम और इम्पोर्टेंट बात है, हमने इमरजेंसी किट को तैयार रखना है। इमरजेंसी किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं? इमरजेंसी किट में हमने अगर कोई पेशेंट है तो उनकी मेडिसिन का ख्याल रखना है। उनकी मेडिसिन पैनाडोल वगैरह और कोई इंसुलिन वगैरह रखनी है। हमने अगर बच्चे हैं तो उनके लिए लाजमी फीडर, दूध वगैरह रखना है। और हमने पानी रखना है खाना पकाने के लिए, पीने के लिए। और हमने ज़रूरी सामान, कागज़ात वगैरह,
अपने डोमिसाइल, ATM कार्ड, हर चीज़ अपने साथ रखो। चीज़ जी वो रखना। अच्छा बेटा ये बताएंगे अब अगर कोई खुदा ना खासा इमरजेंसी सिचुएशन आ जाती है तो फीमेल्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा सकता है? फीमेल को ऐसे जैसे कि खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी पेशेंट आ गया है, जैसे कि हम उनका पहले CPR करेंगे और वो काफ़ी अनकॉन्शियस है तो वो उनकी लाइफ को बचाने का वो रखता है। तो यानी कि आप लोग, ये भी अच्छी बात है कि आप लोगों ने सीखा। अब ये बताएं कि आगे जाके सिखाएंगे अपने बहनों को, अपने हमसायों को, अपनी दोस्तों को ये चीज़ें सारी? इंशाल्लाह हमने जो कुछ भी सीखा हम अपनी कम्युनिटी में ये जाके सब कुछ उनकी मदद करेंगे। कोई इमरजेंसी है तो हम उनके लिए हर वक्त खड़े रहेंगे। ओके ओके, ये अच्छी बात है जी कि बच्चियाँ जो हैं वो भी हमारे माशरे का हिस्सा हैं जी। तो अब हम जाएंगे डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर के पास और जानेंगे कि रेस्क्यू के पास कौन कौन सी इक्विपमेंट्स हैं, किस तरीके से रेस्क्यू जो है वो लोगों की मदद कर रहा है। लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के। वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको दिखाया कि जो रेस्क्यू है वो किस तरीके से वर्क करता है, उसके पास इक्विपमेंट्स क्या है, कंट्रोल रूम्स क्या हैं, और फिर रेस्क्यू का काम जो है वो 24/7 ये भी हमने आपको बताया। अब डिटेल से बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं DEO, जिन्हें हम डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर कहते हैं, वो हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर हुसैन मियाँ साहब। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताएं कि रेस्क्यू, हमने देखा है कि रेस्क्यू जो है वो 24 घंटे आवाम की खिदमत के लिए जो है वो कोशा है। तो अवामी खिदमत के लिए ये लोग जब काम कर रहे होते हैं तो किस तरीके से इनके जज्बों को बुलंद रखने के लिए आप लोग इनको मोराल पैदा करते हैं, इनकी तरबियत किस तरीके से की जाती है? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब लोग किसी की खिदमत कर रहे होते हैं तो वो अपने घर को भी भूल जाते हैं और आवाम के लिए वो अपने आप को सर्व कर देते हैं, और उसमें फिर कई ऐसी मुश्किलात भी आती हैं कि जिसमें कभी कभार बंदे को रिग्रेट भी होता है कि यार मैं क्यों आया, लोगों के लहजे किस तरह के होते हैं, या फिर कुछ हालात इस तरह के देख रहे होते हैं कि वो लोग घबरा भी जाते हैं, मगर आप लोगों का काम इन सब से बालातर होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। एक्चुअली ये कि ये जिसकी जो तरबियत है वो मेरा ख्याल है बुनियादी इसमें महवर है। लोगों की सिलेक्शन के राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, अगर आपकी सिलेक्शन सही है, उसके बाद जो इब्तदाई उनकी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, हमारी जो एमरजेंसी सर्विसेज एकेडमी है, उसमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाता है कि उनको जो है मोटिवेट रखा जाए जवानों को, और उनको बताया जाए कि ये चोज़न पीपल हैं और इन्होंने जो है वो जब अमली ज़िंदगी के अंदर और जब एज ए रेस्क्यूअर इन्होंने जब यूनिफॉर्म पहन लेनी है, ग्रीन यूनिफॉर्म, तो अपने आप को इन्होंने डिवोट करना है। और ह्यूमैनिटेरियन सर्विसेज जो हैं, चाहे वो फायर फाइटर के तौर पे हैं, चाहे वो पैरामेडिक के तौर पे हैं, तो उन्होंने लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको प्रोफेशनल अंदाज में यकीनी बनाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो भी स्टाफ है वो, आप फ्लड को ही देख लें कि फ़्लड के अंदर जो है वो इस वक्त सूरत हाल जो है पूरे पंजाब के अंदर, अपर पंजाब, सेंट्रल पंजाब और साउथ के अंदर भी जो है वो अलर्ट जारी हैं और हमारी टीमें भी एक्टिव हैं। तो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जवान जो उन्होंने कभी भी अपनी जान की परवाह नहीं की और इन द लाइन ऑफ ड्यूटी हमेशा उन्होंने इस चीज़ को वलीयत दी है कि वो लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है उसको प्रोफेशनल तरीके से यकीनी बनाएं। अच्छा सर, दुनिया जो है वो बहुत आगे निकल चुकी है और जदीद किस्म के इक्विपमेंट्स से लेस हो चुकी है, तो रेस्क्यू के पास कौन कौन से ऐसे जदीद इक्विपमेंट्स हैं जो कि हम ये सोच सकें या हम फ़ख्र महसूस हो सके कि हम भी जो फास्ट ग्रोइंग कंट्रीज़ हैं उसके मद्दे मुकाबिल हम खड़े हैं, क्योंकि हमारे पास वो इक्विपमेंट्स हैं जो कि फ़र्स्ट एड के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जो फाउंडर सेक्रेटरी हैं डॉक्टर रिजवान नसीर साहब, उनकी इस पे बड़ी अमीर इस पे वो गहरी नज़र होती है हमेशा, और वो हमेशा जो है दुनिया के अंदर जो भी स्टैंडर्ड्स जो है रेस्क्यू टूल्स के हवाले से या ट्रेनिंग्स के हवाले से जो भी चीज़ें होती हैं, तो हमेशा वो उस चीज़ को वो हमेशा फॉलो कर रहे होते हैं। और हमारे लिए ट्रेनिंग्स का और हमारा जो लोअर स्टाफ है, फील्ड स्टाफ है, उनकी ट्रेनिंग और ये सारी चीज़ें वो इस पर हमेशा एम्फेसिस होता है उनका। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, हम दुनिया से पीछे नहीं। ये भी मैं आपको बताऊँ, ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है
कि साउथ एशिया के अंदर हमारी जो पाकिस्तान की जो टीम है, इंसराज जो टीम है, वो वर्ल्ड सर्टिफाइड है, UN से सर्टिफाइड है टीम। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जहाँ पे भी डिज़ास्टर हुए हैं, आप तुर्किया को ले लें तो वहाँ पे भी उन्होंने हमारे सेक्रेटरी साहब की लीडरशिप के अंदर वहाँ टीम गई थी और बड़ी उन्होंने कामयाबी से वहाँ पे जो है वो जो डिज़ास्टर हुआ, वहाँ पे अर्थक्वेक हुआ, वहाँ पे हमारी टीम ने, जो इंसराज टीम है हमारी, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से, जिसको हमारे जो प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब अर्दगान, उन्होंने भी सराहा इसको। अच्छा सर, इसके साथ साथ ये भी बताएं कि हमने वो लम्हात भी देखे कि जब आप लोगों की जान बचाने के लिए, एक जाहिर सी बात है इमरजेंसी सर्विस है तो स्पीडली ये लोग मूव करते हैं, और कोई भी मरीज़ हो या ज़ख्मी हो उसको हस्पताल पहुंचाने के लिए एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, तो उसमें हादसात ड्यूरिंग कैरिज हादसात भी पेश आ जाते हैं, जिसमें हमारे जवान जो हैं वो जान की बाजी भी हार गए, शहीद हुए इन द लाइन ऑफ ड्यूटी, और प्लस कोई ऐसे जवान भी हैं जो कि अपने जिस्म के अज्जा से महरूम हो गए। तो सर रेस्क्यू उन लोगों के लिए क्या आफ्टर, जाहिर सी बात है हो सकता है वो सर्विस से बाहर हो चुके होंगे, तो फिर उनके फैमिलीज़ के लिए किस तरीके से देखभाल करता? बिल्कुल आपने सही कहा। बिल्कुल जब जवान हमारे निकलते हैं तो ज़ाहिर है इन द लाइन ऑफ ड्यूटी उनको मसाइल का बाज़-औक़ात सामना करना पड़ता है, और बाज़-औक़ात ऐसा भी होता है कि हादसे की सूरत में वो जो है किसी डिसेबिलिटी का शिकार हो जाते हैं या कोई रेस्क्यू जो अपनी जान की बाजी हार जाते हैं। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट का जो है पॉलिसी है, पूरी एक पॉलिसी है गवर्नमेंट पंजाब की, तो हमारा जो डिपार्टमेंट है वो भी ज़ाहिर उसके तहत आता है, गवर्नमेंट के तहत आता है। इन द लाइन ऑफ ड्यूटी अगर उसकी शहादत होती है तो ज़ाहिर है जो शहीद की जो मराहत होती हैं वो भी उसको मिलती हैं, और आफ्टर डेथ जो है कंपनसेशन वो भी मिलती है, और अगर वो डिसेबल हो जाता है तो उसको देखा जाता है, उसका बाकायदा मेडिकल बोर्ड होता है। बाज़-औक़ात होता यूँ है कि जो उसके लवाहिकीन होते हैं, हम कई आपके डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहे, और भी कई गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बेचारे जो पीछे रह जाने वाले अफराद हैं ना, वो उस कंपनसेशन के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। उन्हें पता नहीं कहाँ कौन से पेपर साइन करवाए जाते हैं, कौन से दफातर के चक्कर लगवाए जाते हैं। तो क्या इधर भी इसी तरीके से है कि पेपर साइन करवाना और फिर दफातरों के चक्कर लगवाना, या ये सारा कुछ रेस्क्यू खुद ही टेक ओवर कर लेता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अगर मुल्तान को भी आप साथ शामिल करें और बाकी जितने भी अज़ला हैं पूरे पंजाब के अंदर, तो कोई भी ऐसा केस नहीं जो कोई भी पेंडिंग हो कंपनसेशन का केस, सारे केस जो हैं उनको जो है वो मनते के अंजाम तक पहुँच चुके हैं, और जहाँ जहाँ भी ऐसे कुछ केस था उनकी कंपनसेशन उनको मिल चुकी है, उनके लवाहिकीन को। और ये है कि हमारा ये है कि उनको यहाँ नहीं आना पड़ता, बल्कि हमारा स्टाफ उनसे ख़ुद रब्ता करता है, वहाँ जाके उनसे जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो कलेक्ट करता है, और हमारा स्टाफ जो उसको जो है वो प्रोसेस करता है पूरी तरीके से। प्रोसेस करने के बाद उनको जो है वो चेक जो है वो कंपनसेशन का चेक जो है वो डिलीवर किया जाता है, बिल्कुल डिलीवर किया जाता है, और उनके डोर स्टेप पे जाकर डिलीवर किया जाता है। ओके सर, इसी के साथ साथ अब ये बताइएगा, आपने भी बात की फ्लड जिस तरह चल रहा है जनूबी पंजाब के अंदर, हम देख रहे हैं कि चनाब के एरियाज़ के अंदर भी फ्लडिंग हो रही है, और अब तो सतलुज के एरियाज़ जो हैं उसमें भी फ्लडिंग शुरू हो चुकी है। तो सर कितनी टीम डिप्लॉयड की गई है इसके लिए, और कौन कौन से ऐसे इक्विपमेंट्स हैं जो कि अवाम नास की खिदमत के लिए आप लोगों ने रखे हुए हैं? जी सतलुज जो है वो आपको पता है कि उसके अंदर पानी का फ़्लो कम रहता है, क्योंकि वो इंडिया के कब्ज़े में है, और सिंदास मुआहदा का जो है उसके नतीजे में उसका पानी वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो। लेकिन इस दफ़ा उन्होंने जो है पानी उसमें छोड़ा है, और इतला भी यही है कि इस वक्त जो है वो गंडा सिंह के ऊपर 1,90,000 से ऊपर जो है वो पानी का फ़्लो है, और ज़ाहिर उसने डाउन स्ट्रीम उसने आना है। और इस वक्त जो है कसूर के अंदर वो काफ़ी बड़ा एक ऑपरेशन हो रहा है। कसूर के अलावा उकाड़ा में, बागपतन में और विहाड़ी में, ये पूरे अजला जो हैं इस वक्त सतलुज के साथ हैं, तो वहाँ पे जो है ये फ्लड एक्टिविटी और फ्लड रेस्क्यू जो एक्सरसाइजेज़ हैं, एक्सरसाइज तो हम कहेंगे ऑपरेशन है, रियल सिनेरियो ऑपरेशन है हमारे, जो वहाँ पे जो मुतल्लिका हमारे जो डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑफिसर्स हैं उनकी सरबराही में हो रहे हैं। हमारे जो रिलीफ कैंप्स हैं उनके अंदर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी हैं, लाइफ स्टॉक के कैंप्स भी वहाँ पे मौजूद हैं, उनके जानवरों के लिए फॉडर और बाकी चीज़ें, वैक्सीनेशन का भी बंदोबस्त है। रेस्क्यू की टीमें जो हैं वो भी मतलब है वहाँ पे मुस्तैद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हम बोटिंग के ज़रिए वहाँ पे बोट्स के ज़रिए वहाँ से उनको इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, उनका जो है
इंसानी जानों का भी तहफ़्फ़ुज़ हो रहा है, साथ में उनका जो लाइफ स्टॉक है उसको भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि उनको भी साथ में महफूज जगहों पर मुंतकिल किया जाए। अगर हम मुल्तान की बात करें तो मुल्तान के अंदर भी हमें थ्रेट है, सतलुज में अगर यकीनन जो है पानी जो है हमारा वो हमारी जो तहसील है जलालपुर वो उससे इफ़ेक्ट होगी। तो हमने वहाँ पे इस वक्त टीमें हमारी मौजूद हैं वहाँ पे, और हम वहाँ पे इस वक्त पूरे तरीके से हमारा जो कंटीजेंसी प्लान है वो हमने एक्टिवेट कर दिए। वहाँ पे हमारी वहाँ पे 8 बोट्स वहाँ पे मौजूद हैं, जो कि जो मौजा मौथा है और आगे जाम्बू है और झांगड़ा पे हमने जो है अपना वो इंस्टेंट कमांड पोस्ट भी अपनी कायम की हुई है, और वहाँ पे रिसोर्स भी हमने सारे वहाँ पे अवेलेबल कर दिए हैं। सर इसके साथ ये बताइएगा कि अभी भी इनखला हो रहा है, ये कुछ ज़्यादा डिले नहीं हो गया? अगर इसे हम चंद महीने पहले कर लेते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? नहीं, चंद महीने तो नहीं हमें करने की ज़रूरत थी, क्योंकि गंडा सिंह पे पानी जो है वो तो इंडिया ने अब छोड़ा है। अच्छा, चंद रोज़ पहले छोड़ा है पानी, तो उसी दिन से जो है ना वो जैसे हमें इतलात मौसूल हुई, PDM में ने बड़ा इफ़ेक्टिव एक मरबूत एक सिस्टम बनाया हुआ है इंफॉर्मेशन का, तो वहाँ से इंफॉर्मेशन जो है वो टाइमली वहाँ से डिस्पैच होती है। और यहाँ पे जो है हमारा जो है DOC है हमारा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वो इस हवाले से मतलब हमेशा अलर्ट होते हैं, और रेस्क्यू इदारे बाकी इदारे सारे जो है वो इस हवाले से मीटिंग्स भी होती हैं, लोगों को ऑन बोर्ड भी लिया जाता है। सारा लाइन डिपार्टमेंट जो है इस हवाले से वो अलर्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है इस वक्त जो है वो काम कर रहा है। मसरूफ़ अमल भी हैं, मैदान में नज़र भी आ रहे हैं, और जो मैं आपसे बात की कि अर्ली वार्निंग के ज़रिए उनको जो मोबिलाइजेशन है वो भी की जा रही है, वो भी की जा रही है। अच्छा, इसके साथ सर ये बताइएगा, अभी आपने बात की कि जानवरों को एवैक्यूएट किया जा रहा है, उनकी मेडिसिन्स भी हैं, तो सर फ्लड के दौरान कौन कौन सी ऐसी बीमारियां आ जाती हैं जो कि जानवरों में पाई जाती हैं, और फिर आप लोग उनको उन फर्स्ट एड किस तरीके से देते हैं? उसके लिए तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट है। अच्छा, वो लाइफ स्टॉक आपके साथ कांटेक्ट होता है? बिल्कुल, वो हर कैंप के अंदर मौजूद हैं, उनकी मोबाइल टीमें भी मौजूद हैं, और वो जो है उनके जानवरों को वैक्सीनेशन भी कर रहे हैं, और बाकी और कोई बीमारी है तो अगर हम मतलब इंसानी जान की बात करें तो उस हवाले से रेस्क्यू 1122 के मेडिकल रिलीफ कैंप वहाँ मौजूद हैं, हेल्थ की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं, हमारे लोग जो ट्रेंड स्टाफ है हमारा पैरामेडिक वो वहाँ पे मौजूद है। और खुदा न खासा इसमें जो है वो स्किन की इश्यूज़ हो सकते हैं, और इस चीज़ को भी यकीनी बनाया जाता है कि वो साफ़ पानी इस्तेमाल करें पीने के लिए। नाज़रीन, हमारी अभी डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर के साथ गुफ्तगू चल रही है, अभी मज़ीद इसके ऊपर बात करेंगे, लेंगे एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑफिसर डॉक्टर हसनैन मियाँ साहब मौजूद हैं। उनसे अभी गुफ्तगू का आगाज़ दोबारा कर रहे हैं जहाँ से रब्ता टूटा था। सर, अभी हम आपसे बात कर रहे थे, रेस्क्यू के पास जो है वो कौन सा फर्स्ट एड होता है? क्योंकि आप लोग तो उन जानों को भी बचा रहे होते हैं जो खुदा न खासा जिनको हार्ट अटैक आ जाता है, क्योंकि आपके पास तो जो लाइफ बचाने के सोर्सेज हैं वो आपके पास एक आम शख्स से ज़्यादा होते हैं। जी बिल्कुल, जो प्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट है उसके हमारे पास जो लाइफ सेविंग मेडिसिन मौजूद होती हैं। जिस तरह आपने हार्ट अटैक की बात की तो उसमें आप एंजीसाइड चेस्ट पेन में आप दे सकते हैं, उसमें आप उसको जो है वो डिस्प्रिन दे सकते हैं। उसके बाद फौरी तौर पे उसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन दे के उसको जो है उसकी पल्स ऑक्सीमीटर भी की जाती है, वाइटल भी लिए जाते हैं, और उसको अगर ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन की तो इस हवाले से हमारे पास रेस्क्यू एम्बुलेंस, जदीद एम्बुलेंस वो हमारे पास मौजूद हैं, तो उसमें उसको स्विफ्टली जो है ट्रांसपोर्ट किया जाता है। बाकी रूटीन की अगर कोई सर्जिकल इमरजेंसी हो जाती है या और कोई ऐसी कोई जिनमें फ़र्स्ट एड से आप उसको स्टेबलाइज़ कर सकते हैं तो उसमें फ़र्स्ट एड दी जाती है। अदरवाइज़ उसको जो है स्टेबल करके पेशेंट को उसको फौरी तौर पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जो भी नज़दीकी है आपके पास वो वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। सर, ट्रांसपोर्ट से याद आया कि आप ये बताइएगा कि क्या अब आप लोगों के पास कोई जदीद इस तरह का एयर एम्बुलेंस जिस तरह आई है वो भी आप लोगों के अंडर है, या वो एक प्राइवेटली गवर्नमेंट जैसे ओन कर रही है उसे लेकर चल रही है? और दूसरी चीज़ वो ये कि आप अगर किसी ने इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रैवल करना हो तो उसके लिए क्या आप लोग खिदमत सर पेश करते हैं? जी, एयर एम्बुलेंस तो ज़ाहिर है हमारा उसको हम लेके चल रहे हैं, और हमारे जो फार फ्लैंग जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से जो है इसको मुमकिन बनाया जा रहा है इसमें, और वहाँ पे स्ट्रिप्स जो है एयर स्ट्रिप वो भी बना ली गई हैं, और बाकी मुल्तान और जहाँ पे एयरपोर्ट दस्तयाब हैं वहाँ पे तो उनको यूटिलाइज़ किया जा रहा है।
और जहाँ पे फार फ्लंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जहाँ पे सहूलत नहीं है वहाँ पे एयर स्ट्रिप्स बना दी गई हैं वहाँ पे। और इस वक्त जो एयर एम्बुलेंस है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह रेस्क्यू 112 उसको जो है वो उसके ज़रिए भी ट्रांसपोर्टेशन को जो है वो मुमकिन बना रही है। जैसे आपने बात की इंटर डिस्ट्रिक्ट की, तो उसके लिए हमारे पास जदीद एम्बुलेंस मौजूद हैं जिसमें इक्विप्ड एम्बुलेंसेस हैं, जिसके अंदर मतलब आप एम्बुलाइज़र भी है, उसमें हार्ट के पेशेंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी हमारे पास एक तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक प्रोटोकॉल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए इंटर डिस्ट्रिक्ट जो हमारी मूवमेंट होती है उसको जो है यकीनी बनाया जाता है कि स्विफ्टली उसको पेशेंट को जो है ना वो महफूज तरीके से एक ज़िले से दूसरे ज़िले पहुँचाया जाता है। ज़्यादा बेहतर जो हम ये कहेंगे कि एक लोअर हेल्थ फैसिलिटी से लेके हायर हेल्थ जहाँ पे अच्छी टर्शरी केयर जिस तरह बिस्तर है या बाकी PIC MIC वगैरह है, तो वहाँ पे उनकी जो है शिफ्टिंग उसको जो है वो यकीनी बनाया जाता है और स्विफ्टली भी और महफूज तरीके से भी। और आगे भी मतलब है हम जैसी कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है तो हम आगे जो जहाँ उससे शिफ्ट होता है वहाँ पे हम कम्युनिकेट करते हैं ये चीज़ कि इस किस्म का पेशेंट आ रहा है, ताकि वो उसके लिए तैयारी कर लेते हैं और पेशेंट जैसे वहाँ पे शिफ्ट होता है तो उसका जो भी मुमकिन प्रोसीजर है वो भी उसको जल्द से जल्द पाए तकमील तक पहुँचाया। सही हो गया सर। इसके साथ साथ ये भी बताइएगा कि हमने बाहर मुल्कों में देखा कि ऑर्गन्स जो हैं वो भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं जो उनकी रेस्क्यू सर्विसेज होती हैं, तो क्या पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है कि रेस्क्यू जो है वो ऑर्गन्स को सेफली एक मकाम से दूसरा मकाम शिफ्ट करें? बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छा वैलिड क्वेश्चन किया। बिल्कुल, तो रेस्क्यू के पास इस हवाले से भी एक्सपर्टीज़ हैं। अगर कोई ऐसा कोई केस आता है तो उस हवाले से भी जो है इसको भी इंशाल्लाह इंश्योर किया जाएगा। अच्छा सर, लास्ट सवाल ये कि हम ये भी देखते हैं आपको कि आप लोग जो हैं वो जानवरों को भी बचाते हैं, लाइक कोई बिल्ली वगैरह फंस गई, कोई सांप आ गया या कोई एक जिससे इंसान डरता हो जानवर, या उसकी कोई गाय भैंस वगैरह जो है वो जानवर फंस गया हो कहीं, तो सर उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स और ये किस तरीके से इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है इस चीज़ की? बिल्कुल, ये जो आप डोमेस्टिक एनिमल्स कह लें आप या बाज़ वक़्त वाइल्ड एनिमल्स होते हैं कि वो बाज़ वक़्त कहीं पे कन्फाइंड स्पेस में कहीं डीप वेल के अंदर वो गिर जाते हैं, तो जैसे हमें कॉल आती है तो हमारे जो ख़ास तौर पे जो डर्ट रेस्क्यूअर हैं, हमारे फायर रेस्क्यूअर हैं, इस हवाले से उनको कन्फाइंड स्पेस के अंदर एंट्री के लिए बाकायदा जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक उनको ट्रेनिंग दी गई है कि किस तरह से उन्होंने जो है वो रोप वर्क किस तरह से करना है, और रोप्स को इस्तेमाल करते हुए, पुलिस को इस्तेमाल करते हुए, ट्राईपोड को इस्तेमाल करते हुए, ये सारी चीज़ें हमारे पास मौजूद होती हैं। तो उसके ज़रिए जो है वो एंकर पॉइंट बना के तो अंदर एंट्री करते हैं और बाकायदा जो कन्फाइंड स्पेस के अंदर बाज़ औक़ात ऐसे हिडन डेंजर्स होते हैं जो कि टॉक्सिक गैसेस की सूरत में या अंदर को और कोई ऐसी चीज़ जो कि हार्मफुल हो सकती है, उसको मतलब ओवरकम करते हुए और PPEs का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए हमारे लोग वहाँ पे एंटर होते हैं और उस जानवर को डोमेस्टिक है चाहे वाइल्ड है उसको हम उसकी हिफाजत को और उसकी जो प्रोटेक्शन है उसको यकीनी बनाते हुए उसको मतलब बाहर लाने के बहुत सारे वाक़यात जो हैं यहाँ पे हम उसको बहुत अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल अंदाज से उनको हम कंप्लीट कर चुके हैं। बहुत से ऐसे ऑपरेशंस हैं। LPG का ब्लास्ट हुआ था, उसमें आप लोगों की बड़ी खिदमत रही हैं, तो सर इस तरह के जो हीनियस या थर्ड कहते हैं ना कि फायरिंग स्टेज जो होती है उसको काबू करने के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं और क्या उसकी भी टीम इसी तरीके से अलहदा तैयार की जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी जो टीमें हैं वो तो वर्सटाइल हैं, ठीक है ना जी। जो हमारा फायर का स्टाफ है, FDRs हैं हमारे, वो मतलब है जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उनको कंडक्ट करते हैं और उनके पास अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर रिजवान रशीद साहब, उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव प्रोग्राम जो है इस हवाले से तश्कील दिया हुआ है। हमारी जो एमएससी सर्विसेज अकेडमी है वहाँ पे बड़ी अच्छी उनकी जो है वो ना सिर्फ ये कि ट्रेनिंग की जाती है, उसके बाद रिफ्रेशर्स जो है उनको भी यकीनी बनाया जाता है। और फायर केसेस जो हैं वो मतलब है वहाँ पे जब ये फायर शुरू होती है तो वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ख़तरात होते हैं। वहाँ पे स्मोक है, हीट है, इटसेल्फ फायर है, उससे मतलब इंजरीज़ हो सकती हैं, लंग इंजरीज़ हो सकती हैं आपको, बाकी स्किन जो है वो उसमें भी 1st डिग्री 3rd डिग्री तक बर्न वहाँ पे हो सकते हैं। तो वहाँ पे भी ज़ाहिर है आपको देखना होता है। हमारी प्रायोरिटी हमेशा ये होती है अगर वहाँ पे इंसानी जान का ख़तरा है तो पहले उसकी जो है वो उसकी एक्सट्रिकेशन महफूज तरीके से उसको यकीनी बनाया जाता है। उसके लिए हम फोर्सिबल एंट्री भी हमें करनी पड़ती है। जो हमारा ऑफेंसिव फायर मोड है वो हम उसको बरूए कार लाते हुए उसको कोशिश होती है कि कम से कम वक्त के अंदर उसको एक्सट्रिकेट किया जाए वहाँ से।
और इसके अलावा जो है बाज़ औक़ात जैसे आपने बात की कि इसमें डोमेस्टिक फ़ायर भी होती है, इंडस्ट्रियल फ़ायर भी होती है। इंडस्ट्रियल फ़ायर जो है वो हमारे लिए मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है हमेशा से, पेट्रोल की है या केमिकल फ़ायर है, तो उसमें ज़ाहिर हमें मज़ीद मुहतात रहने की ज़रूरत होती है। जैसे आपने देखा होगा इंडस्ट्रियल स्टेट के अंदर जो है वो एक दवा आग लगी तो फोम वगैरह भी होता है। जी बिल्कुल, ये उसी तरफ दौर है मैं उसी तरफ आ रहा था। एक्वस फिल फॉर्मिंग फोम या AFFF जिसको कहते हैं, फोम भी कहते हैं, उसके ज़रिए हम जो है पेट्रोलियम की आग जो है उसको स्मदरिंग एक्शन के ज़रिए, ताकि उसकी जो उसको डिप्राइव किया जाए आग को, कि उसको ऑक्सीजन ना मिल सके और वो आग को हम वो काबू कर सकें। तो उसमें जो केमिकल है वो हम AFFF वो पानी के साथ मिक्स करके उसकी इंटेंसिटी के हिसाब से उसकी जो परसेंटेज जो है वो उसको कम या ज़्यादा किया जाता है उसको, तो उसके ज़रिए हम जो है ना वो उसको आग को एक्सटिंग्विश करते हैं। दूसरा ये है कि इसमें ट्रेनिंग का बड़ा रोल होता है। हमारी कोशिश ये है कि इंडस्ट्रीज़ के अंदर इस पे हम काम भी कर रहे हैं। सेक्रेटरी साहब जो उनकी भी ख़ास इंस्ट्रक्शंस हैं कि हर जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे हम एमरजेंसी जो है वो रिस्पॉन्स टीम वहाँ पे उनकी लोकलाइज वो हम इस्टेब्लिश करें, उनको हम ट्रेनिंग करें, उनको ट्रेन स्टाफ वहाँ पे मुहैया होना चाहिए, और साथ हम उनकी जो है मॉक एक्सरसाइजेज हम करते रहें, ताकि खुदा न खासा कोई इमरजेंसी हो तो फर्स्ट रिस्पॉन्स तो ज़ाहिर उन्हें खुद करना होता है ना, उसके बाद रेस्क्यू टीम्स ही वहाँ पे पहुँच जाती हैं उसकी। तो इस पर हम काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमने काफ़ी सारी जो है इंडस्ट्रीज़ उनके अंदर ये ट्रेनिंग हम इम्पार्ट कर चुके हैं, और इसमें मज़ीद भी हमारी कोशिश है। इसमें एक और चीज़ जो लैकिंग है वो इसको हमने जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी कमेटी है उसके अंदर भी हमने इसको जो है उजागर किया, और DC साहब की इस पर बड़ा क्लियर स्टांस है कि हर फैक्ट्री के अंदर जो भी है वहाँ पे एक पानी का एक निज़ाम वहाँ पे जिसको फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहते हैं उसको, कि वहाँ पे वो मौजूद होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ फायर वहीं से आप पानी लेके आप जो है वहीं से फायर फाइटिंग शुरू कर सकें। आप भैया ये कि आप मतलब अगर आप गाड़ियाँ भर के दूर से लाएँ, जी दूर से भर के लाएँगे तो फिर उसको वक्फा मिल जाता है, इंटरवल मिल जाता है, उस दौरान फिर जो आग है वो फिर दोबारा से बढ़ जाती है वो। इसलिए वहाँ पे हर जो भी इंडस्ट्री है वहाँ पे पूरा एक मरबूत निज़ाम वहाँ पे होना चाहिए। इसके अलावा हम काम कर रहे हैं जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं वहाँ पे भी हम इंश्योर कर रहे हैं कि जो फायर सेफ्टी जो मेयर्स हैं वो जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनके वहाँ पे या कोई वहाँ पे कोई फैक्ट्री है हाई राइज, तो वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे उनकी जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको भी इंश्योर किया जाए, और जो भी फायर सेफ्टी के जो मेयर्स हैं, जिस तरह आपको फायर एग्ज़िट वहाँ पे होने चाहिए, असेंबली एरिया होना चाहिए, उसमें स्मोक डिटेक्टर हैं, फायर अलार्म है, ठीक है ना जी, हाइड्रेंट सिस्टम है आपका, तो ये चीज़ें इंतहाई मतलब है ज़रूरी हैं, और इनको वहाँ पे इंश्योर जो है वो करना चाहिए, और वो वहाँ पे जो ओनर्स हैं ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, और हम बाकायदा उनको जो है वो नोटिस भी हम उनको इशू कर रहे हैं। इस हवाले से उनका पहले हम ऑडिट करते हैं, उसके बाद उनको रिकमेंडेशंस देते हैं कि ये चीज़ आपकी डेफिशिएंसी है, इसको पूरा करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान के अंदर जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जहाँ की हम यही चीज़ें इंश्योर कर चुके हैं। सर थैंक यू जी। तो नाज़रीन आपने बात सुनी कि डिटेल से हमने आपको बताया कि रेस्क्यू जो है वो किस तरीके से काम कर रहा है और कौन कौन से इक्विपमेंट्स और किस किस तरह वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ फ़्लड के हवाले से भी हमने बताया कि फ्लडिंग के वक्त जो है इस वक्त टीम्स जो हैं वो मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के अंदर तमाम जो छोटी छोटी तहसीलें हैं वहाँ पर भी डिप्लॉयड की जा चुकी हैं, और लोगों को वहाँ से एवैक्यूएट कराने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। टीम बनाम सरकार को अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।